देखिए नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं डीजर्नेसी एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। देखो डीजर्नेसी होती क्या है, डीजर्नेसी जस्ट आपकी क्या कहते हो कि एक लेवल जब आपस में ऊपर नीचे, देखो अब क्या होता है कि एक परफेक्ट गैस होती है, परफेक्ट गैस से अब जो बोस-आइंस्टाइन गैस है उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। अब उसी बिहेवियर को हम कहते हैं गैस डीजर्नेसी। देखिए लिखा हुआ है द डेविएशन ऑफ परफेक्ट गैस बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय द बोस-आइंस्टाइन इज टर्म्ड एज गैस डीजर्नेसी। देखिए हमें अब पिछले दिखा था 1/d क्या होता है, e⁻α होता है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी v/nh³ 2πm kT⁻3/2। तो जो d = ये तो e⁻α था, तो d चलेगा e⁻⁻α हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा n/v/h³ 2πm kT⁻3/2। देखो अब ये क्या बताती है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, n/v के। इफ द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, द वैल्यू ऑफ d इंक्रीजेज। चाहे हम डेंसिटी बढ़ाएं या फिर टेम्परेचर कम करें, d की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको बढ़ाने से या इसको कम करने से d की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैथमेटिकल रिलेशन भी कहता है। अच्छा अब क्या होता है कि अब इसमें देखो आपका पता ही है, हम आपको मास ऑफ पार्टिकल होता है आपका, ठीक है, T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस होता है। अच्छा डीजर्नेसी आपकी मेन किस पे बेस करती है, n/v/mt³ पे। देखो मतलब यही है कि बाकी देखो, बाकी तो सारा देखो आपका h³ है, चाहे बाकी तो कांस्टेंट है ना, बाकी पे डिपेंड नहीं करती, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करती, तो इस पे ही डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे इसके, ठीक है। तो hence the degree of degeneracy will be more marked or large with the temperature T is low। degeneracy तभी ज़्यादा होगी जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। पार्टिकल डेंसिटी इज लार्ज एंड द मास ऑफ ईच बोसोन इज स्मॉल। मतलब आपका ये जो मास है वो भी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और सॉरी n/v लार्ज होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। द डेविएशन ड्यू टू गैस डीजर्नेसी इज रेदर स्मॉल एज कम्पेयर टू दोज ऑफ वंडर वाल फोर्सेज। मतलब वंडर वाल फोर्सेज से वीक होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इससे जो अगर f1 अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें, जो हमने पहले इंटीग्रल लिया था, उसकी वैल्यू आएगी 2.162। मतलब d की वैल्यू देखो बोस-आइंस्टाइन के लिए लिमिटिंग केस में d = 1 होता है और अल्फा = 0 होता है। जब हम f1 अल्फा की बात करें तो कितना आता है, t⁻r³ 3/2 यही आता था। तो इसमें r1 पुट करो, r2 पुट करो, r3 पुट करो, ऐसे पुट करोगे ना, r = 1 to infinity, तो सीरीज ओपन हो जाती थी। अब r की जगह, अब d की जगह आप क्या पुट करोगे, d की जगह पुट करोगे 1, ठीक है, और अल्फा की जगह 0 पुट करोगे, तो आपके पास f1 अल्फा की वैल्यू आती है 2.612। तो n/v तो आपको निकाल के बताया था, मतलब n/v कितना आ जाएगा, n/v 2πm kT⁻3/2 h³, मतलब इसी इक्वेशन से आ जाएगा ना आपका, ठीक है। यहाँ पे इधर d मल्टीप्लाई होगा, d की जगह हम निकाल लिया 2.612 लिख लिया, ठीक है। तो आपको अब ये चीज़ तो क्लियर होगी ना कि अब ये हम जो अगर हमारा n/v ग्रेटर देन हो गया इससे, ठीक है ना, लिमिटिंग केस कर रहे हैं, तो इस n/v ग्रेटर देन हो गया, तो इसको t को हम क्या लिख सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर लिख सकते हैं, क्योंकि d की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, ठीक है। तो अभी इसमें से t क्रिटिकल लिख लिया, t क्रिटिकल की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी h³/4πm⁴ पे। ये क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये देखिए अब डीजर्नेसी यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, ये टेम्परेचर है। जैसे ही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है पहुँचेगा तभी डीजर्नेसी इंक्रीज होनी चाहिए। ये ग्राफ किसके बीच में, टेम्परेचर और एनर्जी के बीच में, ठीक है। जब तक आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तब तक आपकी कोई डीजर्नेसी नहीं होगी। जैसे ही आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो आपको वो डीजर्नेसी शो करेगा, ठीक है। तो यही ग्राफ आपको शो करता है। देखिए जैसे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर हीलियम गैस के लिए कितना होता है, 5 केल्विन होता है,
Hence the critical temperature Tc is the lowest temperature for which the solution of equation is possible, and there is one solution of the equation. T less than Tc, T is therefore the temperature at which degeneracy of level starts.